गरीब कालीनंद के लिए आया फौजी का रिश्ता। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से लहरा रहा था। वहीं गरीब मधु एक पुराना सा सूट पहने हुए अपने घर के टूटे फूटे चौखट पर बैठी होती है। उसकी आंखें जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही होती हैं। तभी अचानक फौजी की वर्दी पहने हुए, कंधे पर बैग लिए अर्जुन उसके घर के आगे से गुजरता है। इतने में मधु की भाभी गौरी वहां आती है। तभी अर्जुन उसके पैर छूकर कहता है, नमस्ते गौरी भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन। मुझे लगा इस बार तुम्हें बॉर्डर से 15 अगस्त पर छुट्टी मिलेगी नहीं। क्या करें भाभी, हम फौजियों की जिंदगी तो यही है। मगर एक ये 15 अगस्त ही तो है जब मुझ फौजी को मेरा गांव और उस गांव की गलियां देखना नसीब होती हैं। इतने में मधु घर के अंदर से प्लेट में पकौड़े लाकर प्यार भरी नजरों से अर्जुन को पकौड़े देकर कहती है, ये लीजिए पकौड़े खाइए। क्या बात है, ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। भाभी, ये पकौड़े आपने बनाए हैं? जी नहीं, ये पकौड़े मेरी ननद मधु ने बनाए हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती है मधु। इतने में वहां से गुजर रही अर्जुन की माँ कामिनी उसे वहां देखकर कहती है, अरे अर्जुन, तू इन गरीब लोगों के बीच क्या कर रहा है? और गौरी, कितनी बार कहा है ना तुझे, अपनी इस काली कलूटी नंद को घर के अंदर ही रखा कर। कामिनी की ये कड़वी बातें सुनकर मधु रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी गौरी अंदर आकर अपनी नंद के आंसू पोंछते हुए कहती है, चुप हो जाओ मधु, मैं जानती हूँ कि इस तरह की बातें सुनकर तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अर्जुन को कितना चाहती हो। फिर उससे कह क्यों नहीं देती कि तुम उससे प्यार करती हो? क्योंकि मैं अर्जुन जी के लायक नहीं हूँ भाभी। वो कितने सुंदर हैं और वो फौजी हैं, और मैं कहाँ गरीब काली लड़की। डरती हूँ कि कहीं वो मुझे मेरे काले रंग के लिए ठुकरा ना दे। मधु, अर्जुन एक फौजी है और दिल का बहुत अच्छा है। तुम चिंता मत करो, मैं और माँ जी कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। अगले दिन गौरी अपनी सास गायत्री के साथ अपनी गरीब काली नंद का रिश्ता लेकर कामिनी के घर आती है, जहाँ कामिनी बेइज्जती भरे लहजे में कहती है, अरे तुम दोनों गरीब सास बहू मेरे घर पर क्या मांगने आई हो? कामिनी आंटी, हम आपसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि आज ये भाभी अपनी ननद का रिश्ता लेकर आई है। तुम गरीबों का दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने सोचा भी कैसे मैं अपने फौजी बेटे की शादी तुम्हारी काली कलूटी ननद से करूंगी? अरे मेरा बेटा फौजी है, महीने का लाखों कमाता है, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। ऐसे में मैं तुम जैसे गए गुजरे गरीब लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ूंगी? इसीलिए बेहतर यही है कि अपनी काली कलूटी ननद का रिश्ता उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मगर आंटी जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। बस गौरी बहू, इतनी बेइज्जती के बाद भी तू अपनी ननद के लिए विनती कर रही है। कामिनी जी, ये आप नहीं बल्कि पैसों का घमंड बोल रहा है। आपको इस गरीब माँ के दर्द और बेइज्जती का एहसास तब होगा अगर आप भी एक बेटी की माँ होती और कोई इसी तरह से आपकी बेटी को भी उसके रंग और गरीबी के लिए ठुकराता। मगर शुक्र है भगवान का जो उसने आपको बेटी नहीं दी। इतने में दरवाजे पर खड़ा अर्जुन वहां हो रही सारी बातें सुन लेता है और गायत्री और गौरी के जाने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, आज आपने जो किया है वो ठीक नहीं है। यह फौजी जितना प्यार अपने देश की मिट्टी से करता है उतना ही मधु से भी करता है, और मैं उसे ही शादी करूंगा। अगर कोई इस घर की बहू बनेगी तो वो सिर्फ मधु होगी, वरना मैं अपने देश की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। अभी मुझे जाना होगा, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, मगर जब मैं लौटूंगा तो मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। ये कहकर अर्जुन बॉर्डर पर चला जाता है और कुछ महीनों के बाद लौटकर गांव आता है, जहां कामिनी अर्जुन और मधु की शादी के लिए मान जाती है और शगुन लेकर मधु के घर आती है। अरे कामिनी जी, आप यहाँ? गायत्री जी, सबसे पहले तो मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। आज ये माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर मधु की भाभी की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं और वो मधु को गले से लगाकर कहती हैं, मुबारक हो मेरी प्यारी ननद, तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिलने जा रहा है। कामिनी जी शादी के लिए मान गई हैं। क्या सचमुच भाभी? कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। गौरी अपने छोटे से घर में अपनी गरीब ननद को खुशियों से भरकर हल्दी और मेहंदी लगाती है और शादी के दिन मधु को अपने हाथों से सजाकर दुल्हन बनाती है। जिसके बाद अर्जुन से उसकी शादी हो जाती है और विदाई के वक्त गौरी कहती है, अर्जुन जी, आज से मेरी ननद आपके घर की अमानत हुई, इसका ख्याल रखना। वादा करो
आप इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। मैं वादा करता हूँ भाभी, जब तक इस फौजी की सांसें चल रही हैं मैं आपकी नंद का ख्याल रखूंगा। हर लड़की की तरह मधु भी अपनी आंखों में हजारों सपने लिए विदा होकर ससुराल आ जाती है, जहां शादी की रात अर्जुन कहता है, सच कहूँ मधु, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। आज मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। अर्जुन जी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत को आप जैसा हमसफर मिला, जिसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाने के सपने देखती थी मैं, और आज वो सपना सच हो गया। इसके बाद दोनों अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करते हैं, मगर शादी के दूसरे ही दिन अर्जुन को बॉर्डर से फोन आ जाता है। मधु, मुझे जाना होगा, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। जाना जरूरी है क्या? पता नहीं, मेरा मन बहुत बेचैन है। मधु, तुम एक फौजी की पत्नी हो, और एक फौजी की पत्नी की आंखों में डर के लिए कोई जगह नहीं। और अगर मैं न लौट सका तो वादा करो, तो मेरी लाश पर एक आंसू भी नहीं बहाओगी, बल्कि गर्व से भरकर अपने शहीद फौजी पति को विदा दोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहिए, मैं आपकी सलामती के लिए प्रार्थना करूंगी। ऐसा कहकर मधु नम आंखों से अपने फौजी पति को विदाई देती है, मगर बॉर्डर पर हो रहे जंग में लड़ते वक्त अर्जुन शहीद हो जाता है और तिरंगे में लिपटी हुई उसकी लाश घर लौट कर आती है। और फौजी विक्रम कहते हैं, आई एम सॉरी, मगर जंग में लड़ते हुए फौजी अर्जुन शहीद हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कितना कहा था मैंने इसे कि इस काली कलूटी मनहूस लड़की से शादी मत कर। ये कुलच्छनी खा गई मेरे बेटे को। अपने फौजी पति की लाश को देखकर मधु जी भरकर रोना चाहती थी, मगर एक फौजी की पत्नी होने का फर्ज निभाते हुए उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहने दिया और सलामी देकर उसे आखिरी विदाई दी। अगले दिन कामिनी मधु को घसीटते हुए घर से निकालने लगती है। तभी अर्जुन के जाने की खबर मिलने पर गौरी वहां आ जाती है। निकल जा मेरे घर से, मनहूस कुलच्छनी मेरे बेटे को खा गई। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। कामिनी मधु को घर से बाहर धक्का मार देती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपने अपना बेटा खोया है, मगर मेरी ननद ने भी अपना पति खोया है। अरे देखिए इसकी हथेलियों को, अभी तो इस बेचारी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और इसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। काश कि आप इसका दर्द देख पाती। चलो मधु, अपने घर चलो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है, जहां अर्जुन जी मुझे दुल्हन बना कर लाए थे। मेरे अर्जुन जी जरूर आएंगे, उन्हें आना होगा। ऐसा कहकर मधु फूट फूट कर रोने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तभी गौरी डॉक्टर को बुलाती है, जहां मधु के प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है, जिसके बाद कामिनी मधु को रख लेती है। वहीं गुजरते समय के साथ करवा चौथ आ जाता है। मधु प्रेग्नेंट होते हुए भी अपने शहीद पति के लिए व्रत रखती है। उसको सुहागन की तरह सजा हुआ देखकर औरतें कहती हैं, और इसका पति तो मर गया है ना, फिर इस विधवा ने किसके लिए व्रत रखा है? देखो तो सही, किसके नाम का सिंदूर लगाकर आ गई है। अरे ओ काली करमजली बेशरम औरत, क्या तुझे पता नहीं करवा चौथ सुहागिनों का त्योहार है? फिर ये मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाया है तूने? तेरा पति तो मर गया है। मेरे पति अमर हैं, वो मरे नहीं हैं, बल्कि इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मेरे फौजी पति ने गोली खाई, तभी तुम सभी का सुहाग तुम्हारी आंखों के सामने है। मधु की आंखों से छलकता दर्द देखकर सभी सुहागन औरतों को वो अंदर से झकझोर देता है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगती है और कामिनी अपने शहीद बेटे की तस्वीर दिखाकर अपनी बहू के करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। सच में एक फौजी की पत्नी बनकर सारी जिंदगी दिल में उसे खोने का डर लेकर जीना या फिर उसकी विधवा बनकर जीना कहाँ आसान होता है। अरे सलोनी, तुमने अभी तक तैयारियां नहीं की हैं, जल्दी से तैयारियां कर लो। आज हमें तुम्हारी देवरानियों के घर पर शगुन लेकर जाना है। इस बारे में तुम्हें पता ही होगा। हाँ माँ जी, मुझे सब पता है। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस हमें यहाँ से अब निकलने की देरी है। अनुराधा सलोनी की हुई तैयारियों को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो उससे कहती है,
अरे वाह सलोनी, तुमने तो बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। तुम एक घर की बहुत अच्छी बहू हो और तुम बहुत ज़्यादा समझदार भी हो। तुम्हारी इसी समझदारी ने ही तो हम सबका दिल जीत कर रखा है। तभी वहां पर सलोनी का विकलांग पति विक्रम आता है, जो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तेरे दोनों भाइयों की शादी है, तेरा चलना तो लाजमी है और ये कपड़े भी तुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। चल सलोनी, विक्रम को गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर। तभी वहां पर राघव और पवन आ जाते हैं और दोनों अपनी माँ से कहते हैं, अरे क्या जरूरत है भैया को साथ में लेकर जाने की? वहां पर इन्हें ले जाकर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है। हाँ माँ, जब हमारी होने वाली पत्नियों को ये पता चलेगा कि हमारा भाई अपाहिज है तो उन्हें कैसा लगेगा? मेरी मानो। छोटा मुंह बड़ी बात। तुम दोनों इतने छोटे हो और अपने बड़े भाई के बारे में ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कितने सालों से तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज जब तुम दोनों किसी काबिल हो गए हो तो अपने भाई को कुछ भी समझ नहीं रहे हो। अनुराधा के कहने पर पवन और राघव दोनों की बोलती बंद हो जाती है। चलो सलोनी, विक्रम को गाड़ी में बिठाओ। नहीं माँ, अब मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं रहा। आप लोग जाइए। और मेरे दोनों भाइयों ने बिल्कुल सही कहा, एक बार इनकी शादी हो जाए, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। ऐसा कहकर विक्रम अपनी व्हीलचेयर को कंट्रोल करते हुए अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर अनुराधा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो अपनी काली बहू और अपने दोनों बेटों के साथ अपनी दोनों छोटी बहू को शगुन देने उनके घर पहुंच जाती है, जहां पर शादी की तारीख भी निकल आती है। अरे बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ ही दिनों बाद का मुहूर्त निकला है। अब तो जल्दी से मेरी दोनों बहुएं घर पर आ जाए। मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं। ये लो, आप अपना मुंह मीठा करो। अनुराधा अपनी समधन का मुंह मीठा कराती है। कुछ दिनों बाद अनुराधा अपनी दोनों छोटी बहू को अपने बेटों के साथ शादी करके उन्हें घर पर ले आती है। शादी के बाद तन्वी और दिशा दोनों सलोनी से दूर दूर रहती हैं, क्योंकि उन्हें उसका काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हे भगवान, तुम कितनी काली हो! क्या तुम्हें अपना रंग देखकर दुख नहीं होता? अपना रंग देखकर किसी को दुख क्यों होगा? मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मेरा दिल बहुत साफ है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब तो कहने की बात है। हर किसी को हमारे जैसा गोरा निखार चाहिए। हमें देखकर जलन तो बहुत होती होगी। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम्हें भगवान ने काला बनाया है। कम से कम तुम्हें अब हमारे और तुम्हारे अंदर जमीन आसमान का फर्क तो आराम से दिख जाएगा। दिशा और तन्वी दोनों सलोनी के रंग रूप से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं और सलोनी को सुनाया करती। दूसरी तरफ 15 अगस्त आने से पहले वो अपने पतियों के साथ पतंग लेकर छत पर पतंग उड़ाने पहुंच जाती हैं। लेकिन जब से वो दोनों अपने ससुराल में आई होती हैं, तब से ही सलोनी घर की केवल एक नौकरानी ही बनकर रह जाती है। अरे सब लोग छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, चलो तन्वी ऊपर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। और तुम यहाँ काम करती रहना, हम नहीं चाहते कि तुम ऊपर आकर हम सबकी बेइज्जती करवाओ। सलोनी का बहुत मन करता है कि पतंग उड़ाए, लेकिन वो अपने इस मन को मारकर घर के कामों में ही लगी रहती है। उसका मायूस चेहरा देखकर विक्रम उससे बोलता है, क्या हुआ सलोनी, तुम बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं जी, सब कुछ ठीक है। सलोनी ऐसा कहती ही है कि तभी उसके दोनों देवरानी छत से नीचे उतरती हैं और उनके हाथों में कई सारी रंग बिरंगी पतंगे होती हैं, जिन्हें देखकर सलोनी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उसकी देवरानी उससे कहती है, जेठानी जी, आपने हमारे खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? हाँ, मैंने बना दिया है खाना। आप सब आ जाइए, मैं आप सभी को खाना परोस देती हूँ। सलोनी पूरे परिवार को अपने हाथों से खाना परोसती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर बिना कोई काम को हाथ लगाए अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद सलोनी अकेले घर के सारे काम करती है। वहीं विक्रम अपने भाई से बोलकर छत पर पहुंच जाता है और वहां अकेला बैठा होता है। सारे काम करने के बाद सलोनी उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या बात है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सलोनी के इतना कहते ही विक्रम रोने लगता है और रोते हुए सलोनी से कहता है, एक मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। ना मैं कमाता हूँ, ना कुछ करता हूँ, ऊपर से तुम्हें मेरी देखरेख में ही लगा रहना पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आया। सलोनी ये सुनने के बाद अपने पति को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। तभी अचानक से आसमान से एक सोने की पतंग उनके पास आकर गिरती है। अरे वाह, ये देखो विक्रम जी, कितनी प्यारी चमकदार पतंग है। लेकिन ये पतंग तो कोई मामूली पतंग नहीं, बल्कि सोने की पतंग लग रही है।
सलोनी उसे छत के फर्श पर घिस कर देखती है, जिसके चलते उसे पता चलता है कि वो कोई मामूली पतंग नहीं बल्कि सोने की पतंग है। अरे वाह, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अब देखो, इस सोने की पतंग की वजह से मैं आपके पैरों का इलाज करवा दूंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये पतंग छुपा कर रखनी होगी। सलोनी अपने पति के साथ छत से नीचे आ जाती है और उस पतंग को अपने कमरे में जाकर छुपा देती है। ये सब उसकी सास अनुराधा देख लेती है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, बहुत अच्छा हुआ जो इन्हें ये सोने की पतंग मिली है। अब ये इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। अनुराधा खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सलोनी उस पतंग को लेकर बेचने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पति की दवाइयों के बारे में याद आता है और वो रसोई में जाकर एक गिलास पानी लेती है और अपनी सोने की पतंग रसोई में ही भूल जाती है। जिसके बाद वो अपने पति को दवाई देने उसके कमरे में जाती है। ये लीजिए, अपनी दवाई खा लीजिए, उसके बाद मैं सोने की पतंग बेच कर आऊँगी और उन पैसों से आपके पैरों का इलाज कराऊंगी और बचे हुए पैसों से हम घर खरीदेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। तभी सलोनी को अपनी सास के चलने की आवाज़ आती है, जिसके चलते वो फौरन अपनी सास की आवाज़ के पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास उसकी दोनों गोरी देवरानियों को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, भगवान ने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी नीयत तो देखो कितनी गंदी है। एक तो तुम बेचारी मेरी बड़ी बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखती हो और ऊपर से उसकी सोने की पतंग चुरा रही हो। अरे क्या बिल्कुल बहू के नंगे खानदान से आई हो? ये सब देखने के बाद सलोनी कहती है, कोई बात नहीं, अगर ये पतंग मेरी देवरानियों को चाहिए तो उन्हें दे दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं बहू, ये सब ठीक नहीं है। अपने हक के लिए हर इंसान को लड़ना चाहिए। ये पतंग तेरे हक की है, तुझे मिली है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है और आइंदा अगर ये हरकत मैंने इन दोनों की देखी तो मैं इन्हें घर से ही निकाल दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती हैं, जिसके बाद सलोनी उन्हें माफ़ कर देती है और सोने की पतंग सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती है। जिसके बाद से उन पैसों से वो अपने अपाहिज पति का इलाज कराती है और अपने लिए एक खुद का मकान खरीदती है, जिसमें वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।